अमेरिका की मशहूर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी एफबीआई का नाम सुनते ही एक से एक खतरनाक मुजरिम भी कांप उठते हैं। पर यही एफबीआई आज से 28 साल पहले अमेरिका के कनेक्टिकट में हुई भारतीय मां बेटी की हत्या की गुत्थी आज तक नहीं सुलझा पाई है। चंपाबेन पटेल और उनकी 32 साल की बेटी अनीता पटेल की मर्डर मिस्ट्री किसी थ्रिलर फिल्म के प्लॉट से जरा भी कम नहीं है। आखिर कैसे हुई थी चंपाबेन और उनकी बेटी की हत्या? सालों तक चले इस केस की इन्वेस्टिगेशन में पुलिस की लिस्ट में चंपाबेन के बेटे समेत कौन कौन शक्मंद थे और अभी तक क्यों नहीं सुलझ पाई ये मर्डर मिस्ट्री, ये देखेंगे इस वीडियो में। 21 मार्च 1996 सुबह के 8 बजे थे। अमेरिका के कनेक्टिकट स्टेट के विंडसर नाम के एक छोटे से शहर में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और उसी वक्त 32 साल की अनीता पटेल अपनी 5 साल की बेटी और 3 साल के बेटे को लेकर अपनी माता चंपाबेन पटेल के घर पहुंची थी। अपनी वैन रास्ते पर पार्क कर अनीता घर में दाखिल हुई थी और दरवाजा खोलकर उसने पहले तो ग्राउंड फ्लोर पर चंपाबेन को ढूंढा था। बाद में मम्मी शायद ऊपर के कमरे में होगी यह मानकर अनीता अपनी बेटी और बेटे के साथ सीढ़ियां चढ़ रही थी, पर तभी अनीता को घर में अपनी माता के सिवा दूसरा कोई और भी होने का शक हुआ था। खतरे का एहसास होते ही अनीता ने पहले तो चिल्लाकर अपने दोनों बच्चों को घर से बाहर भाग जाने के लिए कहा था और कुछ ही सेकंड्स में ही उसकी आशंका सही साबित हुई थी। अनीता को घर में किसी और के होने का जो शक हुआ था वह व्यक्ति कोई और नहीं पर उसकी माता चंपाबेन पटेल का हत्यारा था। अनीता घर में दाखिल हुई तब शायद चंपाबेन की हत्या की जा रही थी या फिर उनकी मौत हो चुकी थी, पर उस वक्त हत्यारा घर में ही मौजूद था और अनीता उसे देख चुकी थी। बच्चों को घर से बाहर जाने के लिए कहने के बाद अनीता ने भी अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश की थी, पर उससे पहले ही वह हत्यारे के हाथ में आ चुकी थी। चंपाबेन के हत्यारे ने अनीता को जब देखा तब वो अकेली ही थी। शायद हत्यारे को ये पता नहीं था कि अनीता अपने दो बच्चों के साथ आई है। अगर अनीता जिंदा बच जाती तो हत्यारे का बचना भी मुश्किल था और इसीलिए हत्यारे ने अनीता पर भी जानलेवा हमला किया था। हत्यारे का प्लान सिर्फ चंपाबेन को मारने का रहा होगा, पर वो अपना काम खत्म करता उससे पहले ही अनीता घर में आ चुकी थी और तब हत्यारे के पास अनीता का भी खून करने के अलावा और कोई भी विकल्प नहीं रहा था। अनीता की हत्या करने की उसने पहले से कोई तैयारी नहीं की थी। अनीता को देखते ही हत्यारा उसे घसीटते हुए किचन में ले गया था और उसने अपने हाथ में जो कुछ आया उससे अनीता के शरीर पर बिना कुछ सोचे समझे वार करना शुरू कर दिया था। इस भयानक हमले के बाद भी लहूलुहान हालत में अनीता ने भागने के प्रयास किए थे। उसके खून से लथपथ पंजे के निशान पुलिस को दरवाजे के हैंडल और दीवार पर से भी मिले थे। हालांकि अनीता अपनी जान नहीं बचा पाई थी। उसके शरीर पर चाकू जैसे किसी नुकीले हथियार से 14 बार वार किए थे और हत्यारे ने अनीता पर पेट्रोल छिड़क कर आग भी लगाई थी और साथ में ही चंपाबेन की हत्या जिस बेडरूम में की गई थी उसे भी जलाने का प्रयास किया गया था। अनीता ने अपनी हत्या होने से पहले ही अपनी 5 साल की बेटी निशा और 3 साल के बेटे को घर से बाहर भेज दिया था। मम्मी ने चिल्लाकर दोनों को घर से बाहर निकल जाने के लिए कहने के बाद निशा और उसके भाई नानी के घर के आसपास ही घूम रहे थे, पर घर के अंदर जाने की उनमें हिम्मत नहीं हो रही थी। अड़ोस पड़ोस में भी उस वक्त कोई नहीं दिख रहा था और उस डरावने माहौल में 5 साल की निशा रो रही थी। घर से दूर खड़ी निशा को खिड़की से अपनी मम्मी दिख तो रही थी, पर वो अकेली नहीं थी। चेहरे पर मास्क और शरीर पर स्नो सूट पहना हुआ कोई व्यक्ति निशा की मम्मी को पकड़कर खड़ा था और वो उसे जान से मारने की कोशिश भी कर रहा था। ये दृश्य देखते ही डर चुकी निशा अपने 3 साल के भाई का हाथ पकड़कर वहां से भागी थी। काफी समय तक यहाँ से वहां भटकने के बाद आखिरकार निशा ने एक घर का दरवाजा खटखटाया था और दरवाजा खोलने आई महिला को कड़ाके की सर्दी में अपने घर के सामने खड़े दो बच्चों को देखकर मामला गड़बड़ होने की शंका हुई थी और तभी निशा ने उसे कहा था कि हम दोनों खो गए हैं और एक अनजाने व्यक्ति ने हमारी मम्मी पर अटैक किया है। अनीता के बच्चों ने जिस महिला के घर का दरवाजा खटखटाया था उसका नाम था डेबी लैरमी और तब सुबह के 9 बज चुके थे। इस महिला ने 9 बजकर 26 मिनट पर पुलिस को फोन करते ही क्राइम सीन पर पुलिस की एंट्री हुई थी। पर पुलिस के आने से पहले डेबी ने दोनों बच्चों के साथ बात कर उनके साथ क्या हुआ ये समझने की कोशिश की थी, पर दोनों बच्चे इतने डरे हुए थे कि वो ज्यादा कुछ बताने की स्थिति में नहीं थे।
अनीता की बेटी निशा ने चेहरे पर मास्क और शरीर पर स्नो सूट पहने हुए हत्यारे को देखा तो था, पर वह उसका चेहरा नहीं देख पाई थी। अनीता पटेल को आखिरी बार देखने वाली निशा एकमात्र व्यक्ति थी, पर 21 मार्च 1996 को उसने अपनी नानी चंपाबेन को देखा ही नहीं था। दूसरी तरफ डेविड लैरमी के फोन कॉल के कुछ ही मिनटों में पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई थी, पर जब पुलिस ने निशा से बात करके उसे अपने साथ नानी के घर आने के लिए कहा, तब निशा डर से कांप रही थी। उसे शायद मास्क मैन का डर लग रहा था। वह पुलिस की गाड़ी में बैठने के लिए भी तैयार नहीं थी, और 5 साल की निशा का डर देखकर पुलिस आखिरकार पैदल ही चंपा बहन के घर पहुंची थी। और जब पुलिस चंपा बहन के घर के अंदर दाखिल हुई, तब सुबह के 10 बज चुके थे। चंपा बहन का 15-20 साल पुराना घर रैंच स्टाइल में बना हुआ था और उसके आगे गार्डन भी हुआ करता था। निशा कई बार अपने नाना नानी के घर आती जाती रहती थी और गार्डन में उनके साथ खेला भी करती थी, पर 21 मार्च 1996 के दिन उस घर की हालत किसी को भी डरा दे ऐसी भयानक हो चुकी थी। पुलिस जब वहां पर पहुंची तब घर में से धुआं निकल रहा था, बेडरूम और किचन में आग जल रही थी, और तब फायर ब्रिगेड को भी घटनास्थल पर बुलाया गया था। आग बुझने के बाद जब पुलिस घर के अंदर दाखिल हुई, तब उसे चंपाबेन और अनीता की लाश पड़ी हुई मिली थी। दोनों ही माँ बेटे की कोई भी काम जाए ऐसी बेरहमी से हत्या की गई थी। कनेक्टिकट के छोटे से शहर में बनी ये घटना कुछ ही घंटों में टॉक ऑफ द टाउन बन चुकी थी। इस डबल मर्डर केस की शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में ही पुलिस को इस बात का शक होने लगा था कि चंपाबेन और अनीता की हत्या में घर के ही किसी सदस्य का हाथ हो सकता है। चंपाबेन और अनीता के मुंह पर जो टैप लगाई गई थी वो घर के ही गैराज से लाई गई थी, और काम खत्म होने के बाद हत्यारे ने उसे वहीं पर छोड़ दिया था। इसके अलावा अनीता की जिस तरह से हत्या की गई थी, उसे देखकर घर के ही किसी सदस्य का इसमें हाथ होने से कोई भी इनकार नहीं कर सकता था। चंपाबेन के पीएम रिपोर्ट में उनकी हत्या गला दबाकर की जाने की पुष्टि की गई थी, जबकि अनीता को चाकू जैसे किसी हथियार से मारा गया था, और हत्या के बाद उसकी लाश को जलाने के प्रयास भी किए गए थे। अनीता की पीएम रिपोर्ट में उसके फेफड़े में धुएं के अवशेष पाए गए थे, मतलब कि जब अनीता के शरीर पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई गई, तब उसकी सांसें चल रही थी। अनीता और चंपाबेन की हत्या किसने की, किस स्थिति में की और क्यों की, इस सभी सवाल के जवाब पुलिस ढूंढ रही थी। दोनों माँ बेटी की हत्या के बाद भी घर का सामान वैसे का वैसा ही था, मतलब कि लूट के इरादे से उनकी हत्या नहीं की गई थी और ना ही उनके साथ कोई जबरदस्ती हुई थी। अब सवाल ये था कि इस डबल मर्डर का मोटिव क्या हो सकता है। इस केस में सबसे अहम गवाह अनीता की 5 साल की बेटी निशा थी। पुलिस ने निशा की काफी पूछताछ की थी, जिसमें ये जानकारी निकलकर सामने आई थी कि अनीता एक वैन में अपने दोनों बच्चों के साथ घर पहुंची थी, पर हत्या के बाद उसकी वैन गायब थी। हालांकि वो वैन पुलिस को हत्या के ही दिन 10:45 पर चंपाबेन के घर से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ट्रिनिटी मेथोडिस्ट चर्च के पार्किंग लॉट में पड़ी मिली थी। हत्यारा उस वैन को लॉक करके भाग चुका था, और अब ये वैन भी हत्यारे तक पहुंचने की एक मजबूत कड़ी बन चुकी थी। पुलिस ने डॉग स्क्वाड की मदद से उस समय हत्यारे को ढूंढने की काफी कोशिश की थी। वैन से मिले कपड़े और खून की स्मेल लेने के बाद पुलिस डॉग 1 घंटे तक उस एरिया में चक्कर लगाता रहा था, पर हत्यारे तक पहुंचने के पुलिस के प्रयास सफल साबित नहीं हो पाए थे। एक तरफ पुलिस हत्यारे को ढूंढने में लगी थी, तो दूसरी तरफ चंपाबेन और अनीता की हत्या होने के 2-2.5 घंटों तक उनके परिवार के किसी भी सदस्य का संपर्क नहीं हो पाया था। आखिरकार दोपहर को 12 बजे चंपाबेन के पति मंजी भाई पटेल लंच के लिए घर आए थे, और तब उन्हें इस घटना की जानकारी मिली थी। मंजी भाई घर पहुंचे तब पुलिस 5 साल की निशा से हो सके उतनी जानकारी प्राप्त करने के प्रयास कर रही थी। निशा पुलिस को बस एक ही बात बता रही थी कि उसने मास्क पहने हुए किसी आदमी को घर के अंदर देखा था। घर की छानबीन के दौरान पुलिस को एक काले रंग का स्नो सूट भी मिला था, जो हत्यारे का नहीं पर चंपाबेन के पति मंजी भाई का था। पुलिस को एक समय पर मंजी भाई पर भी शक हुआ था, और उनकी पूछताछ में पुलिस को अनीता के पति भरत पटेल की भी जानकारी मिली थी। पर हत्या के वक्त मंजी भाई अपने ऑटो मैकेनिक के क्लास में और भरत पटेल भी क्राइम सीन के आसपास कहीं भी नहीं थे। इस बात की पुष्टि होने के बाद दोनों का नाम भी सस्पेक्ट की लिस्ट से हटा दिया गया था। 21 मार्च को पुलिस ने हत्यारे को पकड़ने के लिए पूरा दिन भागदौड़ की थी। चंपाबेन और अनीता के पति की भी काफी पूछताछ की गई थी। पड़ोसियों से भी पुलिस ने बहुत सारे सवाल जवाब किए थे, पर पुलिस को कोई भी लीड नहीं मिल पाई थी। मंजी भाई का कहना था कि वो क्लास में जाने के लिए निकले, तब उन्होंने घर का दरवाजा लॉक किया था,
पर पुलिस जब घर पहुंची तब दरवाजा खुला था। अनीता के पास भी घर की कोई चाबी नहीं थी। ऐसे में सवाल ये था कि आखिरकार हत्यारा बिना लॉक तोड़े घर के अंदर दाखिल कैसे हुआ। पुलिस पहले से ही मान रही थी कि इस केस में किसी अंदर के ही व्यक्ति का हाथ है, पर मंजी भाई और भरत पटेल पर शक करने की कोई वजह नहीं रही थी। ऐसे में अब पुलिस की शक की सुई जतीन पटेल की तरफ घूम रही थी। जतीन पटेल और कोई नहीं पर चंपाबेन पटेल का बेटा था, जिसे लोग जय के नाम से भी जानते थे। जतीन उर्फ जय चंपाबेन के 3 बच्चों में सबसे बड़ा था। हार्टफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े जतीन ने सीमा से शादी की थी और शादी के बाद वो अपने माँ बाप के साथ ही रहता था, पर 4 साल के बाद वो अलग हो गया था। जतिन का कहना था कि उसकी पत्नी और चंपाबेन के बीच छोटी मोटी बातों पर झगड़े होते थे और उसी के चलते वो माँ बाप से अलग हुआ था। हालांकि चंपाबेन के परिवार के अन्य सदस्यों का दावा कुछ और ही था। 1990 में जतिन ने 5 बेडरूम का एक बड़ा घर लेकर माँ बाप के साथ उसमें शिफ्ट होने का प्लान बनाया था। जतिन और सीमा तब बेबी प्लानिंग भी कर रहे थे और जतिन की गिनती कुछ ऐसी थी कि बच्चे को संभालने में माँ बाप भी उसकी मदद करेंगे। और उस समय जतिन की बहन अनीता भी प्रेग्नेंट थी और उसने चंपा बहन को नए घर में शिफ्ट ना होने के लिए कहा था। चंपा बहन और मंजी भाई के मना करने के बाद जतिन ने खुद ही नया घर बनाया था और वो पत्नी के साथ उस घर में शिफ्ट भी हुआ था। पर 1 साल में ही जतिन को अपना घर $25,000 के नुकसान के साथ बेचने की नौबत आई थी। इस बात को लेकर जतिन और उसके माँ बाप के बीच के रिश्ते काफी बिगड़ गए थे, जिसके लिए जतिन अपनी बहन अनीता को जिम्मेदार मानता था। पुलिस इंक्वायरी में एक बात यह भी सामने आई थी कि चंपाबेन को इस बात का हमेशा डर रहता था कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो जतिन अपने पिता को नहीं संभालेगा, और इसी के चलते चंपाबेन ने अपना एक अलग बैंक अकाउंट खुलवाया था, जिसमें 5 साल में उन्होंने $80,000 जितनी रकम जमा की थी। पर जतिन इस बात पर अपनी माँ से काफी नाराज था। उसने कई बार अपने माता पिता से इस बारे में बात भी की थी और इसी दौरान 1993 में जतिन की पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया था। उस वक्त चंपाबेन ही अपने पोते को संभालती थी, पर तब तक जतीन और उसकी बहन अनीता के बीच के रिश्ते इतने बिगड़ चुके थे कि उन्होंने एक दूसरे से बात करना भी बंद कर दिया था। इतना ही नहीं, अनीता की बेटी निशा तो अपने मामा जतीन पटेल को पहचानती तक भी नहीं थी। अब पुलिस के पास जतीन पर शक करने के लिए काफी कारण थे। हालांकि मृतक के परिवार में से किसी ने भी शुरुआत के समय में जतीन पर शक नहीं जताया था। दूसरी ओर हत्या के 4 दिन तक जतीन पुलिस के साथ ही रहा था और पुलिस को हर संभव मदद भी कर रहा था। पुलिस को जतीन पर शक तो था, पर उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं थे। आखिरकार इस डबल मर्डर के 1.25 महीने बाद पुलिस और स्थानिक अखबार को एक बेनामी लेटर मिला था, जिसे लिखने वाले का यह दावा था कि उसे चंपाबेन और अनीता की हत्या का काम सौंपा गया था और इस काम के बदले उसे $10,000 मिलने वाले थे, पर उसे आधी पेमेंट अभी तक नहीं मिल पाई है। लेटर में यह भी दावा किया गया था कि चंपाबेन और अनीता की सुपारी देने वाली उन्हीं के परिवार की 30 साल की एक महिला थी। पुलिस ने ये लेटर लिखने वाले को ढूंढने की भी काफी कोशिश की थी, पर उसके भी कोई परिणाम नहीं मिल पाए थे। और आखिरकार पुलिस ने यह कहा था कि इस लेटर का उद्देश्य तहकीकात को गलत रास्ते पर ले जाने का था। अगस्त 1996 में इस केस में एफबीआई की एंट्री हुई थी और पुलिस की लिस्ट में जो भी शकमंद थे उन सभी की क्रिमिनल प्रोफाइल बनाने का काम उस वक्त शुरू किया गया था। बिहेवियर क्राइम एनालिस्ट इस अंजाम पर पहुंचे थे कि चंपाबेन और अनीता का मर्डर पटेल परिवार के ही किसी सदस्य ने किया है। हालांकि अलग अलग थियरी और एंगल से तहकीकात करने पर भी हत्यारे तक पहुंचा जा सके ऐसी कोई भी कड़ी पुलिस और एफबीआई को नहीं मिल रही थी। तब सितंबर 1996 में इस केस में एक नई विटनेस पुलिस के सामने आई थी, जिससे पहली बार पुलिस और एफबीआई को उम्मीद की एक किरण दिखी थी। यह महिला विटनेस 21 मार्च 1996 के दिन ट्रिनिटी मेथोडिस्ट चर्च में ही मौजूद थी और उसने अनीता की वैन लेकर चर्च में आए एक व्यक्ति को देखा भी था। इस महिला का कुछ ऐसा कहना था कि वैन चलाने वाले की हाइट तकरीबन 5.5 फीट थी और उस व्यक्ति ने डार्क कलर के कपड़े पहने हुए थे। उस वैन के बगल में ही एक कार आकर खड़ी रही थी, जिससे एक महिला बाहर आई थी और उसके साथ एक बच्चा भी था। चंपाबेन और अनीता का मर्डर करने के बाद हत्यारा अनीता की वैन लेकर भागा था और यही वैन पुलिस को ट्रिनिटी मेथोडिस्ट चर्च से मिली थी। उस वैन और उसे चलाने वाले व्यक्ति का वर्णन सुनकर पुलिस को चंपाबेन के बेटे जतीन पर जो शक था वो यकीन में बदलते हुए दिख रहा था।
इतना ही नहीं, सवाल ये भी था कि जिस कार में हत्यारा भागा था शायद वो कार जतिन की पत्नी चश्मे लेकर आई थी और उसके साथ जो बच्चा देखने को मिला था वो जतिन और उसकी पत्नी का ही था। हालांकि उस महिला गवाह पर पुलिस को कुछ बातों को लेकर शक भी हो रहा था। पहला सवाल तो ये था कि पूरे शहर में चर्चास्पद बन चुके इस केस की इतनी महत्वपूर्ण जानकारी होने के बाद भी इस महिला ने पुलिस का संपर्क करने में 6 महीने क्यों लगा दिए और 6 महीने के बाद भी उसे सब कुछ इतना बारीकी से कैसे याद रहा था। खैर, ये महत्वपूर्ण गवाह मिलने के बाद भी पुलिस जतिन के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं जुटा पाई थी। कनेक्टिकट के विंडसर शहर के सबसे पेचीदा बन चुके इस केस को सॉल्व करने के लिए पुलिस और एफबीआई काफी पसीना बहा चुके थे। उनके पास कई सारे तथ्य और कड़ियां भी थे, पर एक सबसे छोटा और सबसे महत्वपूर्ण कोई सुराग पुलिस को नहीं मिल रहा था और इसी के कारण इन्वेस्टिगेशन की चेन पूरी नहीं हो पा रही थी। विंडसर शहर के तत्कालीन पुलिस चीफ केविन सियरलेस का मानना था कि पटेल फैमिली में कोई तो ऐसा है कि जो पुलिस से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी छिपा रहा है। दिसंबर 1996 में अमेरिका के विख्यात फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट हेनरी ली को भी इस केस की तहकीकात में शामिल किया गया था। पुलिस ने उस वक्त ये भी बताया था कि पटेल फैमिली के 2 सदस्य पुलिस को सहकार नहीं दे रहे हैं, पर उन 2 सदस्यों की कोई भी जानकारी पुलिस ने कभी भी सार्वजनिक नहीं की थी। पुलिस और एफबीआई जल्दबाजी में कोई गलती करना नहीं चाहते थे। उन्हें हत्यारे को पकड़ने से ज्यादा दिलचस्पी उस पर लगे आरोप कोर्ट में साबित हो सके ऐसे सबूत जुटाने में थी। बस इसी चक्कर में 1 साल के बाद भी पुलिस के हाथ खाली थे। एक तरफ पुलिस के किसी भी प्रयासों को सफलता नहीं मिल रही थी, तो दूसरी तरफ अपनी मां की मौत के 1 साल के बाद भी अनीता की बेटी निशा इस सदमे से बाहर नहीं आ सकी थी। इसी दौरान पुलिस ने 2 विटनेस के स्टेटमेंट सार्वजनिक किए थे, जिसमें एक विटनेस ने यह दावा किया था कि उसने 21 मार्च 1996 को सुबह 6:30 से 7 बजे के बीच एक स्कूल बस से उतरे किसी अनजान शख्स को चंपाबेन के घर की तरफ जाते हुए देखा था। उसकी उम्र 30 साल के आसपास थी और दूसरे विटनेस ने भी इसी बात की पुष्टि की थी। और तब पुलिस ने भी यह दावा किया था कि हत्यारा सिर्फ चंपाबेन को मारने के लिए आया था, पर क्राइम सीन पर अचानक अनीता की एंट्री होने से उसकी भी हत्या की गई थी। इतना ही नहीं, मर्डर के बाद पुलिस और अखबारों को जो लेटर मिले थे वो भी किसी और ने नहीं पर खुद हत्यारे ने ही लिखे थे। 1998 में भी पुलिस हत्यारे तक नहीं पहुंच पाई थी, पर इसी दौरान जतिन के खिलाफ उसके पिता, एक बहन और बहनोई ने $93 लाख का कोर्ट में दावा किया था। पुलिस ने कभी भी जतिन को आरोपी नहीं बनाया था, पर उसके परिवारजनों को शंका थी कि जतिन ने ही चंपाबेन और अनीता की हत्या की है। अनीता के पति का दावा था कि पैसों के चलते इस हत्या को अंजाम दिया गया था। उन्होंने एक समय पर आपस में इस बात को निपटाने के भी प्रयास किए थे, पर आखिरकार ये मामला कोर्ट में गया था। जतिन पटेल काफी पढ़ा लिखा इंसान था। उसके पास अच्छी जॉब थी और वो गारंटेड रिटर्न नाम की एक कंपनी भी चलाता था। हालांकि 1995 में जतिन को शेयर मार्केट में काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था और उसे अपने 8 क्रेडिट कार्ड से $45,000 की लोन लेने की भी नौबत आई थी। उसकी नेटवर्थ भी $3 लाख से घटकर सीधी $32,000 पर आ गई थी। पुलिस को यह भी पता चला था कि जतिन उर्फ जय एस्कॉर्ट सर्विस देने वाली एक एजेंसी का रेगुलर क्लाइंट था। हालांकि जतिन का इस पर यह दावा था कि वो खुद ऐसा कोई बिजनेस शुरू करना चाहता था और उसी की रिसर्च करने के लिए वो एस्कॉर्ट सर्विस से जुड़ी महिलाओं को मिलता था। इन सब के अलावा एक और भी बात थी कि जिससे जतिन पर किसी को भी शक होना लाजमी था। चंपाबेन का मर्डर हुआ उससे पहले उन्होंने बेटे जतिन का नाम अपनी प्रॉपर्टी और लाइफ इंश्योरेंस के बेनिफिशियरी से हटाने के प्रयास किए थे। हालांकि ऐसा कुछ हो पाए उससे पहले ही उनकी हत्या कर दी गई थी। बेटे से दूरी बनाए रखने के लिए चंपाबेन ने अपनी एक और बेटी पारुल के नाम पर $90,000 के ट्रेजरी बॉन्ड भी खरीदे थे। इतना ही नहीं, चंपाबेन और अनीता का मर्डर हुआ तब जतिन कहाँ था और क्या कर रहा था, ये बात भी काफी शंकास्पद थी। पुलिस को दिए गए अपने स्टेटमेंट में जतिन का कुछ ऐसा दावा था कि 21 मार्च 1996 के दिन वो सुबह 5:45 बजे उठा था और ब्रेकफास्ट के लिए मैकडॉनल्ड्स गया था। ब्रेकफास्ट के बाद वो एक सुपरमार्केट के पार्किंग में बैठा अपने कार के अंदर लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। दूसरी तरफ जतिन के पिता मंजी भाई पटेल ने पुलिस को ऐसा बताया था कि 19 मार्च 1996 के दिन जतिन ने उनसे पूछा था कि अनीता अपने बच्चों को लेकर कौन से दिन और समय पर घर आती है। मतलब कि चंपाबेन और अनीता की हत्या हुई उसके 2 दिन पहले ही जतिन ने अनीता के घर आने का समय जान लिया था।
पुलिस ने क्राइम सीन पर जो तहकीकात की थी उसमें भी उसे कुछ ऐसे सुराग मिले थे कि जो हत्यारा अंदर का ही कोई व्यक्ति होने की तरफ इशारा कर रहे थे। चंपाबेन और अनीता की बॉडी को जलाने के लिए उन पर जो पेट्रोल छिड़का गया था वो घर के गैराज में पड़े एक कैन से लिया गया था और वो कैन भी अनजान आदमी को जल्दी न मिले ऐसी जगह पर रखा गया था। चंपाबेन और अनीता के मुंह पर जो टैप लगाई गई थी वो भी गैराज से ही लाई गई थी और उसे वापस उसी जगह पर रखा गया था। हत्यारे ने घर में घुसने के लिए लॉक तोड़ा हो ऐसा कोई भी सुराग पुलिस को नहीं मिला था। मतलब कि हो सकता है कि हत्यारे को चंपाबेन पहचानती थी और उन्होंने ही दरवाजा खोलकर उसे घर के अंदर आने दिया था। पुलिस ने जतिन और उसकी पत्नी सीमा के पॉलीग्राफ टेस्ट भी करवाए थे जिसमें दोनों फेल हुए थे। पर पॉलीग्राफ टेस्ट कोर्ट में वैलिड ना होने की वजह से पुलिस उसके आधार पर जतिन और उसकी पत्नी के खिलाफ चार्जेस फ्रेम नहीं कर पाई थी। जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन जतीन का अपनी ऑफिस में किस प्रकार का बर्ताव था, ये जानने के लिए भी पुलिस ने उसके सहकर्मियों से पूछताछ की थी। पर उन सबका यही कहना था कि जतीन उस दिन बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा था और जतीन के कपड़ों से पेट्रोल की बदबू भी नहीं आ रही थी। इतना ही नहीं, पुलिस को ये भी जानकारी मिली थी कि जब जतीन को फोन पर उसकी माता और बहन की हत्या की जानकारी दी गई तब वो कांप रहा था। मतलब कि पुलिस के पास जतिन को अरेस्ट किया जा सके ऐसे कोई भी सबूत नहीं थे। पर चंपाबेन के पति, एक बेटी और जमाई को जतिन पर ही शक था। फैमिली वालों ने जब केस किया तब भी जतिन काफी गुस्से में था, पर उनसे ज्यादा गुस्सा जतिन को पुलिस पर आ रहा था। जतिन का दावा था कि हत्यारे को पकड़ने में नाकाम रही पुलिस ने ही परिवारजनों को उसके खिलाफ उकसाया है। जतिन ने कोर्ट में जो एफिडेविट फाइल की थी उसमें भी उसने यही दावा किया था कि चंपाबेन और अनीता के मर्डर में उसका कोई भी रोल नहीं है। समय के चलते जतिन भी कनेक्टिकट छोड़कर टेनेसी मूव हो गया था और चंपाबेन के पति भी अमेरिका छोड़ इंडिया वापस चले गए थे। इस दौरान साल 1999 में जतिन ने चंपाबेन के इंश्योरेंस में से $2 लाख जितनी रकम अपने पिता को देने की तैयारी दिखाने के बाद आखिरकार इस केस में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुआ था। परिवारजनों के खिलाफ चल रही लीगल फाइट खत्म होने के बाद जतिन पटेल ने 1999 में विंडसर पुलिस के तत्कालीन चीफ और इस केस की मुख्य डिटेक्टिव टेब्रा स्वैनसन के खिलाफ कोर्ट में केस फाइल किया था। जतिन का दावा था कि इन दोनों की वजह से उसकी फैमिली लाइफ बर्बाद हो चुकी है और उसकी प्रतिष्ठा को भी काफी हानि पहुंची है। इतना ही नहीं, जतिन ने अपने सिविल राइट्स और प्राइवेसी के भंग का भी आरोप लगाते हुए ये दावा किया था कि पुलिस ने उसे फंसाने और उस पर प्रेशर बनाने के लिए फर्जी सबूत खड़े किए और उसके परिवारजनों को उसके खिलाफ भड़काया गया। जतिन पटेल और विंडसर पुलिस के बीच की ये लड़ाई कोर्ट में 7 साल तक चली थी और आखिरकार फेडरल कोर्ट ने जतिन पटेल के द्वारा पुलिस पर लगाए गए सभी आरोपों को रद्द कर दिया था और जतिन ने भी इस फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं की थी। चंपाबेन और रीता के मर्डर के 12 साल बाद कनेक्टिकट पुलिस के कोल्ड केस यूनिट ने इस मामले की तहकीकात शुरू की थी और नई फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी से इस केस के डीएनए सैंपल्स की भी प्रोफाइलिंग की गई थी। पुलिस को जो लेटर मिला था उस पर मिली फिंगरप्रिंट का भी एनालिसिस हुआ था, पर वो डीएनए सैंपल और फिंगरप्रिंट्स चंपाबेन और अनीता के किसी भी परिवारजन से मैच नहीं हो पाए थे। हालांकि कनेक्टिकट के ही न्यू हेवन सिटी में एक महिला पर अटैक कर उसे लूटने के एक मामले में मिले डीएनए सैंपल और फिंगरप्रिंट के साथ चंपाबेन के कथित हत्यारे ने पुलिस को भेजे लेटर से मिले फिंगरप्रिंट मैच हुए थे, पर उससे हत्यारे तक नहीं पहुंचा जा सका था। चंपाबेन और अनीता के मर्डर के आज 28 साल हो चुके हैं, पर उनका हत्यारा आज तक फरार है। हत्यारे को अपनी आंखों से देखने वाली एकमात्र विटनेस और अनीता की बेटी निशा भी आज शायद 32-33 साल की हो चुकी होगी, पर शायद अपनी मां के मौत के सदमे से वो आज भी नहीं उभर पाई होगी। 2006 में कनेक्टिकट के गवर्नर ने अपराधी तक पहुंचा जा सके ऐसी कोई भी जानकारी देने वाले को $50,000 का इनाम देने की घोषणा की थी, पर उसके बाद भी चंपाबेन और अनीता का हत्यारा आज तक फरार है।